नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 के पाठ मूल निवासियों का विस्थापन यानी डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनस पीपल इस पर चर्चा करने के लिए पहला वीडियो लेकर आए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने पिछले जो पाठ हैं उनमें आपने यूरोप के बारे में पढ़ा है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, चंगेज़ खान यानी एशिया वगैरह के बारे में पढ़ा है, एशिया और यूरोप के बारे में पढ़ा है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं दो और महाद्वीपों के इतिहास को जानने के लिए। और वो दो महाद्वीप जिनके बारे में इस पाठ में चर्चा की जाएगी वो हैं उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले जो पहले एक पार्ट था जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में भी पढ़ना था, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से हट गया है, और उसमें हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में भी बात की थी। दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल ने अपना साम्राज्य, अपना इंपीरियलिज्म स्थापित किया था, अपना एम्पायर स्थापित किया था, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो घटना 17वीं शताब्दी की थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे बहुत सारे हिस्सों, जिनमें उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के और अन्य हिस्से, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगह पर भी यूरोप और एशिया के लोग पहुंच गए अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो ये दुनिया के इन सारे हिस्सों में जब बाहर के लोग यानी यूरोप के, एशिया के लोग पहुंचे और उन्होंने अपना वहाँ साम्राज्य स्थापित किया, तो इन महाद्वीपों में यानी उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, मूल निवासी थे, जो शुरू से वहाँ रह रहे थे, उन पर क्या असर पड़ा, उनके जीवनचर्या पर क्या असर पड़ा, उनकी परिस्थितियों पर क्या असर पड़ा, क्या वो प्रसन्न हुए या नाराज हुए या दुखी हुए, क्या उनका विकास हुआ या उनका शोषण हुआ, इन सब चीज़ों को आज हमें इस पाठ के अंतर्गत डिस्कस करना है। तो आज ये पाठ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूरोप के लोग जब उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो जिन जगहों पर वो अपना कब्जा कर लेते थे, अपना राज स्थापित कर लेते थे, ऐसी बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाता था। और जब ये उपनिवेश के बाशिंदे यूरोपीय मातृ देश यानी मदर कंट्री से स्वतंत्र हो जाते थे, तो इन्हें राज्य या देश का दर्जा मिल जाता था। तो कहने का मतलब है कि जो आज का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब पहले इंग्लैंड के कॉलोनीज हुआ करते थे, उपनिवेश हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब ये अपने मातृ देश यानी इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गए, तो फिर इनको आज स्वतंत्र देश का, राज्य का दर्जा मिल गया है। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशियाई देशों के लोग भी यहाँ पहुंचे थे, और यूरोपीय और एशियाई देशों के लोग अब इन उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुसंख्यक हो गए हैं। और जो वहाँ के मूल निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के और उत्तरी अमेरिका के जो नेटिव पीपल थे, वो वहाँ पर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हो गए हैं। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। और यहाँ के मूल निवासी तो शहरों में तो बहुत ही कम नज़र आते हैं। और अब लोग भूल ही गए हैं कि कभी इन देशों यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बड़े हिस्सों पर इन्हीं मूल निवासियों, इन्हीं नेटिव पीपल का कब्जा था, और यहाँ की पूरी संस्कृति पर इनका प्रभाव था। तो अब लोग मूल निवासियों को भूल गए हैं, और जो यूरोप के लोग और जो एशिया के लोग इन देशों में पहुंचे हैं, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, अब उन्हीं के नाम से, उन्हीं की पहचान से इन देशों को पहचाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपको अचानक से जहन में क्या आएगा? गोरे लोग जो कि वास्तव में वहाँ के मूल निवासी नहीं है बल्कि यूरोप से गए हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया का नाम लें तो आपको एकदम से आपके जहन में क्या छवि उभर के आती है? तो आपको वही गोरे लोग दिखाई देते हैं, एशियाई लोग दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब लोग इन देशों के, इस ऑस्ट्रेलिया के या संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी नहीं थे। वो शुरू से वहाँ नहीं रहते थे। शुरू से वहाँ रहने वाले जो लोग थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल, मूल निवासी कहलाएंगे, वो तो अब वहाँ पर बहुत कम संख्या में रह गए। शहरों में तो वो कहीं दिखते ही नहीं है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि चाहे भले ही उनकी संख्या कम हो गई हो, चाहे भले ही इन देशों पर उनका कब्जा ना रहा हो और बाहर के आए लोगों का कब्जा हो गया हो, लेकिन फिर भी उनकी पहचान हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बहुत से स्थान हैं जिनका नाम
आज भी मूल निवासियों की भाषा में मिलने वाले शब्दों के आधार पर रखा है। इससे पता चलता है कि पहले ये सारी जगहें जो थीं वो मूल निवासियों के कब्जे में थी, नेटिव पीपल के कब्जे में थी। बाद में यूरोपीय और एशियाई लोग जब यहाँ पहुँचे, उन्होंने मूल निवासियों को यहाँ से भगा दिया, उनको एक सीमित जगह पर, एक लिमिटेड जगह पर सीमित कर दिया। तो और इन सब जगहों पर अब वो यूरोप के और एशिया के लोग बस गए। लेकिन फिर भी इन जगहों के नाम अभी भी मूल निवासियों की भाषा में चलने वाले नामों पर ही आधारित हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी पहचान, इनकी संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन इन देशों से इनका गहरा नाता है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बात इन नामों से हमें पता चलती है। ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे नाम कि इन जगहों पर कभी यहाँ पर मूल निवासी नेटिव पीपल रहते थे। तो मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ कि कौन कौन से नाम अभी भी चल रहे हैं जो मूल निवासियों की भाषाओं के आधार पर ही लिखे गए हैं। बहुत सारी नदियों, शहरों आदि जो नाम है वो नेटिव पीपल की भाषा के शब्दों के आधार पर ही अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में रखे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हम जानते हैं ओहियो, मिसिसिपी, सिएटल। तो ये सब जो शहर हैं और नदियां हैं और झीलें हैं, तो इन सब के नाम जो हैं वो अभी भी मूल निवासियों के जो नाम थे उन्हीं के नाम पे रखे हैं। तो ये जो मिसिसिपी है, ओहियो है, सिएटल है, ये सब मूल निवासियों की भाषाओं के नाम थे जो आज भी अमेरिका में चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में सस्कातचेवान है, वो भी मूल निवासियों के नाम पर आधारित है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वोलांगोंग है और परामत्ता है। तो ये सब इस बात को दिखा रहे हैं कि भले ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आज यूरोपीय लोगों और एशियाई लोगों का प्रभुत्व है, और जो एशिया और जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं अब वो बहुत संख्या में कम रह गए हैं, वो वहाँ से अब गायब से ही हो गए हैं, शहरों में तो मिलते ही नहीं हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पहचान पूरी तरह मिट नहीं पाई है। और ये जो नाम अभी हमने बताए, ये इस बात को हमेशा के लिए याद दिलाते रहेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी का पहले राज था और ये ज़मीन उन्हीं की है। और इसलिए ये नाम उनकी भाषा के ये नाम जो इन शहरों के, इन जगहों के अभी भी वहाँ चल रहे हैं, वो हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि वास्तव में ये जो अमेरिका है या जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के मूल निवासी कोई और लोग थे और उनके नाम के आधार पर ही इन शहरों के नाम हैं। और ये नाम हमें याद दिलाते रहेंगे कि वास्तव में जो यूरोप के लोग और एशिया के लोग तो बाद में आए हैं इन जगहों पर, पहले यहाँ जो लोग रहते थे ये मूल निवासी थे और ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वास्तव में उन्हीं से संबंधित है। तो इसके बारे में बात करने के बाद, परिचय के बाद अब हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, नेटिव पीपल थे, उनके बारे में जानने के लिए इतिहास के स्रोत कौन कौन से उपलब्ध हैं। क्योंकि आप जानते हो कि इतिहास में हम कोई कल्पना से तो कुछ नहीं, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं लिख सकते। हमें कुछ पहले स्रोत मिलते हैं, फिर उनका विश्लेषण करके हम उस समय के इतिहास का जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। तो हमारे जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, उनका इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत उपलब्ध हैं, तो भी हम इसके बारे में आप कह सकते, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है 11वीं कक्षा की, उसमें जहाँ पर आपका पाठ प्रारंभ होता है, उस प्रारंभिक पेज पर ही, प्रारंभिक पृष्ठ पर ही हमें नीले शब्दों में कुछ एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखे मिलते हैं। ये नीले शब्दों में जो पैराग्राफ लिखे हैं, ये उन स्रोतों, उन सोर्सेस को बताते हैं जिनसे हमें इस समय का इतिहास मिला है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि आपके मूल निवासियों का विस्थापन का ये जो पार्ट है, इसके पहले पेज पर भी नीले शब्दों में कुछ लिखा है, वो मूल निवासियों के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में बताता है। तो जरा देखते हैं क्या क्या स्रोत हैं मूल निवासियों के इतिहास को जानने के। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल निवासियों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने के कि यूरोपीय लोगों के प्रति इन मूल निवासियों का रवैया शत्रुतापूर्ण था। तो यानी
जो इन्होंने किताबें लिखी थी, जो सेटलर्स ने, जो बाद में जो यूरोपीय और एशियाई लोग जो अमेरिका और यूरोप में बाहर से आके बस गए, उन्हें सेटलर्स कहते हैं। तो सेटलर्स ने जब इन महाद्वीपों का इतिहास लिखा तो उन्होंने केवल अपनी दृष्टि से लिखा, यूरोपीय लोगों के बारे में बताया कि वो कैसे कैसे यहाँ सेटल हुए। उसमें उन्होंने मूल निवासियों का कोई जिक्र नहीं किया, केवल जिक्र तभी करते थे ये बताने के लिए कि यहाँ के मूल निवासी बड़े बदमाश थे और इन्होंने यूरोपीय लोगों को परेशान किया, बस ये बताने के लिए लिखते थे। मूल निवासियों की ओरिजिनल संस्कृति क्या थी, उनका क्या रवैया था, वो किस तरह यहाँ पर रहते थे, इनके बारे में कोई इतिहास उस समय तक नहीं लिखा गया था। केवल यूरोपीय लोग अपना अपना इतिहास लिखते थे। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो अमेरिका के मूल निवासी थे, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, जो यूरोपियों के आने से पहले रहते थे, उनके बारे में स्टडी शुरू कर दी थी अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। वो जानना चाहते थे उनकी संस्कृति, उनके व्यवहार, उनके समाज की विशेषताएं, ये सब। बहुत बाद में 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने यानी मौखिक इतिहास बताने के लिए प्रेरित किया गया। तो 1960 से अमेरिका में जो इतिहासकार थे उनको लगा कि भाई हमें मूल निवासियों के भी मूल इतिहास को जानना जरूरी है, और उन्होंने इसके लिए मूल निवासियों को प्रेरित किया कि तुम अपने संस्कृति का इतिहास लिखो, अपने बारे में लिखो, और अगर तुम लिख नहीं पा रहे तो मुंह से बोलकर मौखिक रूप से बताओ, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से इतिहास के लेखन को और ओरल हिस्ट्री यानी मौखिक इतिहास कहते हैं, कि जिसमें उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उन लोगों का जिनका इतिहास हमें जानना होता है, और उनके इंटरव्यू के आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है उसे ओरल हिस्ट्री कहते हैं, यानी मौखिक इतिहास कहते हैं। तो 1960 के दशक से अमेरिका के इतिहासकारों ने ये प्रयास किया कि जो मूल निवासी हैं यहाँ के, वो अपना इतिहास खुद लिखें, और अगर वो लिख नहीं पा रहे तो अमेरिका के जो यूरोप के जो इतिहासकार हैं वो उनका इंटरव्यू लें, उसके आधार पर उनका इतिहास लिखें। तो इस तरह से ओरल हिस्ट्री भी लिखी जा रही है इनकी। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। तो मूल निवासियों ने जो अपना इतिहास लिखा है, अपने जो संस्कृति की, अपनी परंपराओं की जो कहानियां लिखी हैं, आज वो हमारे लिए उपलब्ध है, हम उनको पढ़ सकते हैं। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला यानी नेटिव आर्ट की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नेटिव आर्ट यानी जो मूल निवासियों के कलाएं थी, उनके आर्ट को दिखाने के लिए वहाँ पर गैलरीज बनाई गई हैं, दीर्घाएं बनाई गई हैं। उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वहाँ सजा कर रखी गई हैं। लोग आकर देख सकते हैं कि देखो भाई नेटिव लोगों के कैसी कला है, और उनके लिए विशेष संग्रहालय, म्यूजियम्स बनाए गए हैं उनकी सारी चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। तो अमेरिका में एक नया म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय का जो देखरेख है, इसका संचालन जो है वो खुद अमेरिकी इंडियन यानी यहाँ के मूल निवासी ही करते हैं। तो इन सब जगहों से, इन सब चाहे वो म्यूजियम हो गए, चाहे वो आर्ट गैलरीज हो गई, चाहे वो ओरल हिस्ट्री हो गई, या मूल निवासियों द्वारा लिखे गए खुद का इतिहास हो गया, इन सब से हमें मूल निवासियों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये सब इनके बारे में जानने के, इनके इतिहास के बारे में जानने के सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो अब हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चर्चा पर अब आ रहे हैं कि जो हमारे यूरोप के लोग थे, उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों पर जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन और अपने साम्राज्य बनाने शुरू कर दिए। अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों पर कब्जा किया और अपने साम्राज्य स्थापित करने लगे। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों पर इन यूरोप के लोगों ने जो कब्जा किया और अपने साम्राज्य बनाया, उन साम्राज्य की प्रकृति अलग अलग थी, नेचर अलग अलग था। तो आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है, विभिन्न देशों में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। तो आपको बताना है कि जो यूरोप के लोग अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर रहे थे, अपना साम्राज्य बना रहे थे, तो उनके साम्राज्य की प्रकृति अलग अलग जगह पर कैसी थी, इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका में अपना कब्जा किया था, अपना साम्राज्य बना लिया था,
और वहाँ की इंका एज़टेक सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। उसके बाद लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद यूरोप के दूसरे देशों के लोग अपना साम्राज्य बनाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच गए। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो अब नए खिलाड़ी आ गए उपनिवेश बनाने वाले, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे देश। और स्पेन और पुर्तगाल का जो व्यापार का सिलसिला था वो अब रुक गया था। जो उनका साम्राज्य का सिलसिला था, यूरोप और पुर्तगाल और स्पेन का जो साम्राज्य स्थापित करने का सिलसिला था दक्षिण अमेरिका में, वो थम गया था, वो रुक गया था। लेकिन उस समय तक यूरोप के दूसरी शक्तियां, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब अपना जो साम्राज्य स्थापित करने दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच रहे थे। और दक्षिण अमेरिका में भी पहुंच रहे थे, उत्तरी अमेरिका में भी पहुंच रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह पे पहुंच रहे थे। और यहाँ तक कि यूरोप में भी उनका साम्राज्य हो रहा था। देखिए, आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। तो इसका मतलब केवल वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में ही अपना उपनिवेश नहीं बना रहे थे यूरोप की शक्तियां। यूरोप में भी जो कमजोर सा देश होता था उसको भी दूसरा बहुत शक्तिशाली देश अपना उपनिवेश बना लेता था। जैसे हम आयरलैंड का उदाहरण देख रहे हैं। आयरलैंड यूरोप में ही है, इंग्लैंड के पास ही है। तो आयरलैंड को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना लिया था, क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। वहां जा जाके उन्होंने अपनी जमीनों पर कब्जा कर लिया, खुद जमींदार बन गए, भूस्वामी बन गए और वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। तो इस तरह से यूरोप के लोग अपना साम्राज्य, अपना उपनिवेश दूसरी सब जगहों पे बसाए जा रहे थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ दिखने लगा था कि यद्यपि मुनाफे की संभावना यानी प्रॉफिट मोटिव से ही यूरोप के लोगों ने यहां उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त की है, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यूरोप के लोग दूसरे देशों पर कब्जा करके उन्हें अपनी कॉलोनी बना रहे थे, अपना उपनिवेश बना रहे थे, इन सब के पीछे मुख्य उद्देश्य तो प्रॉफिट मोटिव था, यानी वो यहां से व्यापार करके लाभ कमाना चाहते थे। लेकिन वहां उन्होंने अपना जिस प्रकार का राज्य स्थापित किया उसका नेचर, उसकी प्रकृति अलग अलग थी। तो उसी के बारे में हमें समझना है कि किस जगह पर यूरोप के साम्राज्यवादियों का साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी। तो जरा सबसे पहले दक्षिण एशिया में चलते हैं, जहां हमारा खुद का भारत देश है। तो दक्षिण एशिया में यो हम देखते हैं कि इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने मुख्य रूप से यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया था। तो दक्षिण एशिया में यूरोप के लोगों की जो साम्राज्य स्थापित हुआ था उसकी प्रकृति कैसी थी, जरा उस पर चर्चा कर लें। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया। यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन वो राजनीतिक सत्ता स्थापित करके बैठ गई। स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। तो भारत सहित जो पूरा दक्षिण एशिया है, यहाँ पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक कंपनी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसने कुछ एकदम से नया जो व्यवस्था प्रशासन की स्थापित नहीं की। जो पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था थी उसी को जारी रखा और जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, उनसे टैक्स लेते रहे। बाद में उन्होंने अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत जैसे सब पूरे दक्षिण एशिया में रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई, बड़े बड़े बागान स्थापित किए। इस तरह से उनकी साम्राज्य की प्रकृति थी दक्षिण एशिया में। अब जरा दक्षिण अफ्रीका की तरफ चलें कि अफ्रीका में इन यूरोप के साम्राज्यवादियों के साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता किया। तो आपने देखा कि अफ्रीका में तो जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के जो सेटलर्स थे, वो केवल समुद्र तटों पर ही बहुत समय तक रहे, वहीं से अपना काम चलाते रहे, वहीं से अपना व्यापार करते रहे, वहीं से अपना राज चलाते रहे।
बहुत बाद में वो अफ्रीका के भीतरी क्षेत्रों तक गए। दक्षिण अफ्रीका में तो वो पहले से ही चले गए थे भीतरी क्षेत्रों में और पूरे उस पर कब्जा कर लिया था। और फिर बाद में उन्होंने अफ्रीका को अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया। यूरोपीय लोगों ने बड़ी बंदर बांट की कि भाई अफ्रीका का इतने देश, इतने हिस्से ये इंग्लैंड के रहेंगे, ये इतने फ्रांस के रहेंगे, इतने इटली के रहेंगे। ऐसे बंदर बांट उन्होंने अफ्रीका में की और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हमने जब इनकी विभिन्न प्रकृति देख ली कि अलग अलग जगहों पर यूरोप के जो लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था उसकी प्रकृति क्या थी, उसके बाद हमें दो शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है जो आपसे परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। एक शब्द है सेटलर। तो सेटलर शब्द का क्या अर्थ है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, डच यानी हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उन्हें डच कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, लेकिन कनाडा को छोड़ दें क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। तो बाकी सारे उपनिवेशों में तो राजभाषा अंग्रेजी थी, लेकिन कनाडा में दो राजभाषाएं थी। कनाडा में इंग्लिश भी राजभाषा थी और फ्रेंच यानी फ्रांस की भाषा भी राजभाषा थी। तो इस तरह से आपने ये समझा सेटलर का मतलब। और अब हम बात कर लें मूल बाशिंदा या मूल निवासी, जिन्हें इंग्लिश में नेटिव कहते हैं। तो नेटिव कौन होते हैं, ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। नेटिव यानी मूल निवासी या मूल बाशिंदे का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए यानी निवासियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो गया, तो जो अंग्रेज थे वो भारत में सेटलर्स कहलाएंगे और जो भारत में रहने वाले भारतीय थे वो नेटिव कहलाएंगे यानी मूल निवासी कहलाएंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो यूरोपीय लोगों का कब्जा हो गया, तो जो यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे थे कब्जा करने के लिए वो वहाँ सेटलर कहलाएंगे। और अमेरिका में शुरू से रहने वाले जो जैसे रेड इंडियंस थे तो उनको हम नेटिव यानी मूल निवासी कहेंगे। तो अब इन दोनों शब्दों का अर्थ आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि सेटलर कौन होते हैं और नेटिव कौन होते हैं। अब आप पेज नंबर 214 पर 214 पर एक छोटी सी टेबल देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आपको अपनी कॉपी में रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल करके बनानी है और ये याद रखनी है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और वैसे भी जानकारी के लिए भी बड़ी रोचक हमें रोचक जानकारी देती है, तो जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। जब यूरोप के लोग नई दुनिया में नई नई जगहों पे पहुंच रहे थे तो वो वहां जाकर उन देशों का, उन जगहों का क्या नाम रखते थे। जैसे आपको यहाँ पर बता रखा है, अमेरिका नाम रखा, जो आज जिसे हम अमेरिका कहते हैं, ये नाम यूरोप के लोगों ने रखा है। तो क्यों रखा है उसके बारे में कहानी बता रखी है कि पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद इस नाम का प्रचलन शुरू हो गया। तो अमेरिगो वेस्पुकी जब अपना अमेरिका गया था और उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया, तब से इस जगह को अमेरिका कहने लगे। इसी तरह कनाडा, कनाडा शब्द का प्रयोग आप जानते हो, कनाडा एक देश है। तो कनाडा का नाम कहाँ से पड़ा? कनाडा का नाम कनाटा शब्द से निकला है, कनाटा। और ये जो एक खोजी व्यक्ति था, डिस्कवरर जॉक कार्टियर, उसने जो जानकारी मिली उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। और ह्यूरो इरेक्यूस की भाषा में कनाटा का मतलब गांव होता है। तो ये गांव के नाम, गांव को यहाँ की जो भाषा में कनाटा कहते थे, उसी के आधार पर इंग्लिश में से कनाडा कहने लगे। ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाम कैसे पड़ा? महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में ये नाम प्रयुक्त होता था। और लैटिन भाषा में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं, और क्योंकि ये साउथ हमारे अगर ग्लोब में देखें तो ये हमारे साउथ में, हमारे जो पृथ्वी के साउथ यानी दक्षिण में ही है ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, क्योंकि लैटिन भाषा में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं और क्योंकि ये दक्षिण में स्थित देश है तो इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाने लगा। ऐसे न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड शब्द का नाम कहाँ से पड़ा, न्यूजीलैंड देश का नाम कैसे पड़ा? तो हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया ये नाम है। यानी हॉलैंड का जो तास्मान एक नाविक था जो यहाँ पहुंचा था, उसने इसका नाम न्यूजीलैंड दिया था। जिसने सबसे पहले, यानी तास्मान ने ही सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था और उसने इनका नाम न्यूजीलैंड रखा था। तो वैसे डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, तो न्यूजीलैंड यानी नए समुद्र की भूमि। ये उसने, क्योंकि नए समुद्र में पहुंचा तास्मान, ऐसा समुद्र पहुंचा जो उसके लिए नया था, और वहां पर उसने टापू देखे, भूमि देखी, तो नए समुद्र में उसको भूमि दिखाई दी, जमीन दिखाई दी, तो इसलिए उसने उसका नाम रख दिया न्यूजीलैंड। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको जो रोचक जानकारियां इस टेबल को पढ़ने से मिलेंगी। आपको इस टेबल को अपनी कॉपी में लिखना है। और ये ऐसी और भी बहुत सारे अगर नाम आपको पढ़ने हो तो एक ज्योग्राफिकल डिक्शनरी है, उसमें पेज नंबर 805 से 822, 805 से 822 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू शब्द से शुरू होते हैं। तो इस तरह से आपको एक अच्छे इतिहास के विद्यार्थी के रूप में ज्योग्राफिकल डिक्शनरी का भी अध्ययन करना चाहिए, जिसमें आपको इस तरह से नए नए चीज़ों की, नए नए नामों की जानकारी मिलेगी कि पूरी दुनिया में जो नाम रखे गए हैं उनके पीछे क्या कहानियां हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने जो कुछ पढ़ा उसको आप अपनी एनसीईआरटी किताब से दोबारा पढ़ें तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से वो बैठ जाएगी बात, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। और जो आपको अभी मैंने इस वीडियो में ही जो प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं और मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।